नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश को नशा मुक्त करने के संकल्प पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, देश के नशा मुक्त होने पर ही 2047 का विजन होगा सफल। केंद्र सरकार किसानों का जीवन बदलने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रबी की फसलों पर राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक। राज्यवार फसलवार रोड मैप बनाने पर दिया जोर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। द्विपक्षीय समेत वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मिले। संसद भवन का किया दौरा। गैर कानूनी बैटिंग ऐप मामले में एक्शन मोड में ईडी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए किया तलब। अभिनेता सोनू सूद को भी पूछताछ के लिए भेजा सम्मन। और इजरायल ने लंबे समय के प्रतीक्षित गाजा सिटी में की जमीनी अभियान की शुरुआत। हमास के आतंकवादी ढांचे को बनाया निशाना। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, बंधकों की रिहाई और हमास को खत्म करने के लिए है अभियान। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण अभियान का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अब ड्रग्स के व्यापार को कम करने की जगह जड़ से खत्म करने पर है। सबको इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान 300 जिलों में जारी है। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नशीले पदार्थों की जब्तीकरण में 4 गुना की वृद्धि हुई है। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने। दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर बल दिया। राजधानी में आयोजित 2 दिवसीय रबी कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के अधिकारी और कई राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके सशक्तिकरण के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के समय की तरह रबी सीजन में भी वैज्ञानिकों को किसानों के बीच भेजा जाएगा
ताकि लैब टू लैंड योजना के तहत किसानों को सीधा मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने कहा कि देश में बीज का भी पर्याप्त भंडार है और राज्यों की मांग के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। हमारे पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आसाम, कुछ मात्रा में हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। तो कृषि विभाग इन राज्यों में बेहतर प्रयत्न क्या कर सकता है, वहां बीजों की व्यवस्था, अगर अगली स्वेग होनी है तो उसके लिए हम और क्या इंतजाम कर सकते हैं। जिन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है उनको बेहतर ढंग से फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसकी भी चिंता और चर्चा राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार करेगी। जो लक्ष्य हमने बोनी के तय किए हैं खरीफ की रबी की फसल के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो बीज की जरूरत है, अभी जो हर एक राज्य से डिमांड आई है उसके हिसाब से, क्योंकि 229 लाख मीट्रिक टन बीज चाहिए, उसके मुकाबले 229 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 250 लाख मीट्रिक टन बीज हमारे पास उपलब्ध है। तो बीज की उपलब्धता है, खाद का पर्याप्त इंतजाम किया जाएगा। गुजरात मॉडल की उपलब्धि के बाद भारत को विकसित भारत बनाने तक के कार्य में लगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गुजरात राज्य का पूर्व में मुख्यमंत्री रहने का फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत विकसित भारत बनने की ओर दृढ़ संकल्पित है। ये बात केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अखबार में लेख के माध्यम से सबके सामने रखी, जिसे केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर साझा भी किया। लेख में गुजरात की ज्योतिग्राम योजना और केंद्र में दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और वाइब्रेंट गुजरात से केंद्र में मेक इन इंडिया तक जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए कार्यों की झलक साफ दिखाई देती है। मनसुख मांडविया ने अपने एक्स संदेश में लिखा, गुजरात से भारत तक शासन का मोदी मॉडल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विकसित किए गए दृष्टिकोण और दर्शन को राष्ट्रीय शासन में शामिल किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक, वित्तीय समावेशन से लेकर कल्याण और बुनियादी ढांचे तक, इस परिवर्तनकारी मॉडल ने भारत की जनता की सेवा करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में ईडी की जांच लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में ईडी ने बंगाली फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता अंकुश हाजरा, अभिनेता सोनू सूद और क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा युवराज सिंह को सम्मन भेजा है। इसको लेकर अभिनेता अंकुश हाजरा मंगलवार सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे ऐप के प्रचार में उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं भारतीय क्रिकेटर और पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को, युवराज सिंह को 23 सितंबर को और अभिनेता सोनू सूद को 24 सितंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने का नोटिस भेजा गया है। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया है। हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 वर्षों की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात देश की रक्षा और सुरक्षा की। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालते ही शुरू हुआ भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ आत्मनिर्भर बनने का जोशीला सफर।
इसके पीछे था मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखकर भारत को एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस फोर्स प्रदान करने का विजन, जिसका सबूत है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। इस बदलाव की शुरुआत हुई मेक इन इंडिया अभियान से। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत में ही बने आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेशीकरण के लिए मोदी सरकार ने एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा दिया। नतीजा, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हुई और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार हुआ, और इसके पीछे थी एक मजबूत ढांचागत नीति। कई चीजें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीजें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सके। पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसका वार्षिक मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ का उत्पादन कारोबार हासिल करना है। कई प्रमुख प्लेटफॉर्म और प्रणालियों को अब भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, जिसमें शामिल है आईएनएस विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आज देश के सामने मौजूद हैं। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात 2014 में 700 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखिए, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, वी आर नाउ वन ऑफ दोज एटलीस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली आकाश और S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत इजरायली MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को भारत पर हमले की तरह देखना, और इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला हो, या उरी आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल पीएम मोदी ने हमेशा फौज का सम्मान किया है। दिवाली का त्योहार भी प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा बलों के साथ मनाना अच्छा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे सैनिकों के चेहरे गर्व से चमक उठे। और यहाँ बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से सरकारी पैसे चुराने और रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में भेजने के मामले में की गई है। कर्नाटक के पूर्व अनुसूचित जनजाति कल्याण, युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्री बी नागेंद्र पर 84.63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण का आरोप लगाया गया है। ये मामला पिछले साल जून में सामने आया, जब मंत्री ने KMVS TDSL CL से धन के अवैध हस्तांतरण के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया था। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और 3 जून 2024 को मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने बताया कि तलाशी के दौरान मंत्री से जुड़े कुछ दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, बैंक स्टेटमेंट और वाहनों की जानकारी मिली, जिन्हें अपराध की आय से खरीदी गई बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और कर्नाटक जर्मन तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान से सरकारी धन का अवैध हस्तांतरण किया गया। साथ ही 2.17 करोड़ रुपए को बैंक ऑफ बड़ौदा से एक निजी कंपनी के खाते में स्थानांतरित किया गया, जो मंत्री के करीबी सहयोगी के द्वारा चलाया जाता था। इस राशि का कुछ हिस्सा मंत्री की बहन, साले और निजी सहायक के खातों में भी भेजा गया था। इसके अलावा KGTTI के 64 लाख रुपए भी अवैध रूप से एक निजी बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए। इस मामले की जांच कर्नाटक उच्च न्यायालय की निगरानी में चल रही है और अब तक 4 स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। और आइए अब बात करते हैं GST सुधारों की। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 56वीं बैठक में सरकार अधिकांश खाद्यान्नों को 5% या जीरो टैक्स स्लैब के अंतर्गत लाई है। मक्खन, घी और अन्य डेयरी उत्पादों पर भी GST 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इससे देश के दुग्ध सहकारी समितियों और निजी डेयरियों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा और कितना डेयरी उत्पादों पर होगा घरेलू खर्च कम, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने परम डेयरी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार से। मक्खन, घी और अन्य डेयरी उत्पादों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परम डेयरी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार। माननीय प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी के इस प्रयास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो 12 से 5% हो गया घी और बटर। इससे घी और बटर का रेट मंदा आएगा और MRP भी घटेगी, जो MRP मिल रही है। भविष्य में किस तरह देखते हैं जो उपभोक्ता हैं उनको कितना फायदा मिलेगा? 7% का पूरा फायदा उपभोक्ता को मिलेगा, काट के दिया जाएगा MRP पे, और प्रिंट रेट भी कम होंगे। ऑलरेडी सर मार्केट में घी मौजूद है, उत्पाद अन्य मौजूद हैं डेयरी से जुड़े, तो उनको किस तरह से दर तय की जाएगी? अब नहीं, 5-7% कम करके, जो 12% का 7% टैक्स का कम करके, और वो MRP पे कम किया जाएगा और बल्क में भी कम किया जाएगा। 7% पूरा फायदा मिलेगा कस्टमर को। डेयरी के और कौन कौन से उत्पाद हैं जिन पर दर कम की गई है, 5% की गई है? दही, क्रीम पे सब पे 0 कर दिया गया है। ये बहुत डेयरी उत्पाद को बढ़ाने के लिए, डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे राजीव कुमार जी जो बता रहे थे कि किस तरह से GST की दर है वो 12 से घटाकर 5% कर दी गई है, जिसका लाभ न केवल डेयरी से जुड़े लोगों को मिलेगा बल्कि सीधा सीधा ग्राहकों को भी इसका फायदा मिल पाएगा। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तमिलनाडु में एक
1 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। हाल ही में जीएसटी दरों में जो सुधार किया गया उससे देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। लाइफलाइन अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर JS राजकुमार ने कहा कि तमिलनाडु का 60% हिस्सा किसी न किसी रूप में कृषि और कृषि उत्पादों से जुड़ा है। जीएसटी में हालिया संशोधन से किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री अभी जीएसटी कर 12% से 5% के लिए कम किया और ये बहुत ऐतिहासिक कदम है हमारा तमिलनाडु का इतिहास में, क्योंकि 1 करोड़ किसान है तमिलनाडु में और इस किसान के लिए अगर ट्रैक्टर का कॉस्ट, पेस्टिसाइड का कॉस्ट, ये सब कम करेंगे, इनका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। इस किसान का लाइफ सर्वाइवल, आजीविका के लिए, उत्तराधिता के लिए उतना बढ़ाई और उतना ऊंचाई मिल जाएगा। और इसलिए ये सब 1 करोड़ फार्मर्स के प्रतिनिधि हम हमारा माननीय प्रधानमंत्री के लिए ऑन बिहाफ ऑफ तमिलनाडु फार्मर्स ये जीएसटी ड्रॉप के रिडक्शन के लिए बहुत हम सब धन्यवाद बोलेंगे। तो जीएसटी सुधार से जुड़ी खबरें आप देख रहे थे। निश्चित रूप से इसके माध्यम से भारत के हर नागरिक को लाभ पहुंचेगा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के संबंधों को मजबूत करने पर बात की। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध अद्वितीय हैं और हमारे साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री रामगुलम के व्यापक नेतृत्व अनुभव से भारत मॉरिशस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किया जाएगा। 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा। इस अभियान के तहत देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। रक्तदाताओं का पंजीकरण ई-रक्त कोष पोर्टल पर किया जाएगा और माईगोव के माध्यम से रक्तदान प्रतिज्ञा अभियान चलाए जाएंगे। लाभार्थियों का नामांकन PMJAY, आयुष्मान वय वंदना और आभा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। कार्ड सत्यापन और शिकायत निवारण के लिए स्वास्थ्य शिविरों में हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। नागरिकों को समर्पित प्लेटफॉर्म www.nikshaya.in पर पंजीकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि समग्र समाज को देखभाल प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 क्लिक से सीधे धनराशि हस्तांतरित भी करेंगे। देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इजरायल ने गाजा पट्टी में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करते हुए गाजा शहर पर व्यापक जमीनी हमले की शुरुआत कर दी है। यह हमला उस योजना का हिस्सा है जिसे इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत गाजा शहर, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है, पर नियंत्रण स्थापित करना प्रमुख लक्ष्य बताया गया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि यह अभियान हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। साथ ही गाजा के नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर चले जाएं। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की थी कि सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। GD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।